हमारी जो यूथ है वो इस टाइम पे डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी तलाश में लग गई है। 2023 में सिनेरियो ये है कि तकरीबन अक्टूबर तक सितंबर तक 6,31,000 लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। गल्फ स्टेट्स के अंदर भी एम्प्लॉयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके कैंडिडेट्स को वो जा सकते हैं। जो मेन मार्केट्स तो हमारी गल्फ है, लेकिन हमारा जो सैलरी पैटर्न जो अच्छा है वो हमारे यूरोपियन ममालिक की साइड पे ज़्यादा सैलरी पैटर्न अच्छा है। जापान के बारे में सुना है कि वो अगले 10 साल में 35 लाख वीज़ा यानी हर साल तकरीबन 3.5 लाख वीज़े जारी कर रहा है। वहाँ पे सैलरी तकरीबन $2,000 उनकी बेसिक सैलरी है, जो कि किसी भी 5.5 लाख रुपए तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया वो सैलरी है। जो कि हमारे गल्फ स्टेट्स की तरफ अगर एक बच्चा जाता है तो वो 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक वो ले सकते हैं। गैर तालीमी याफ्ता अफराद या कम तालीमी याफ्ता अफराद भी जापान जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, उन्होंने स्पेशली जो हमसे मांगे हैं पूरी दुनिया से वो IT की फील्ड के अंदर मांगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने लेबर्स वगैरह और ये चीज़ मांगी है, हॉस्पिटैलिटी में उन्होंने मांगी है, शिपिंग में मांगी है, उन्होंने एविएशन में मांगी, मुख्तलिफ कैटेगरी तकरीबन उन्होंने 14 कैटेगरीज दी हैं। अब हमारा एक वो बच्चा जो कि मैट्रिक इंटर पास भी है वो भी जापान जा सकता है। राजा साहब, ये बताइए कि इस वक्त मुल्क में एक रुझान पाया जाता है कि हर कोई मुल्क से बाहर जाना चाहता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि इस साल कितने लोग बाहर गए हैं, उनमें हाईली स्किल्ड और आला तालीम याफ्ता अफराद कितने थे? देखिए 2022 में हमारी तकरीबन 8,29,000 वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई थी पाकिस्तान से, और मोस्टली हमारी जो मेजर मार्केट है वो सऊदी अरेबिया है, उसके बाद UAE, कतर, ये गल्फ़ स्टेट्स के अंदर हमारी मेजर मार्केट्स हैं। उसके अलावा फिर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और दूसरी साइड पे भी लोग जाते हैं। 2022 में तकरीबन हमारे जो ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं उनके थ्रू जो है तकरीबन 5,51,000 के करीब वर्कफोर्स गई थी, और जो डायरेक्ट प्रोटेक्टर जो करा के डायरेक्ट जॉब्स हासिल करते हैं कैंडिडेट्स वो तकरीबन 2,78,000 के करीब थी। अब 2023 में सिनेरियो ये है कि इन तकरीबन अक्टूबर तक सितंबर तक 6,31,000 लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि 8,30,000 को हम कवर अप करके 8,30,000 से ज़्यादा ही वर्कफोर्स जाएंगे। लेकिन देखने में ये आया कि इस साल हमारे जो ओवरसीज़ प्रमोटर्स के थ्रू जो वर्कफोर्स बाहर गई है वो तकरीबन 3,51,000 गई है, और जो डायरेक्ट जा रही है, जो डायरेक्ट बाहर एम्प्लॉयर से वीज़ा हासिल करते हैं, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, और वो 2,80,000 वर्कफोर्स हो चुकी है, जो कि बाहर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर, यूरोप के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करके और अपना वीज़ा हासिल करते हैं, और यहाँ से प्रोटेक्टरेट से प्रोटेक्टर करवा के बाहर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सोचने की ज़रूरत यहाँ पे है कि ये हमारी जो यूथ है वो इस टाइम पे डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी तलाश में लग गई है, और बाहर से हमारी जो वर्कफोर्स का जो हमारा जो सऊदी अरेबिया, UAE, दूसरे ममालिक से हमारे जो वर्कफोर्स का जो कोटा था, जो कि हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स को मिलता था, वो इस साल कंपैरेटिवली कम हो रहा है। अच्छा, तो एक तो हमारी गवर्नमेंट को इस टाइम पे ये फोकस करने की ज़रूरत है कि हम बाहर की गवर्नमेंट के साथ मिलके, वहाँ की HR मिनिस्ट्री से मिलके, वहाँ की खारजा मिनिस्ट्री से मिलके हम उस कोटे को कैसे इन्हेंस करा सकते हैं। हमारे लिए इस टाइम पे मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारी स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ से हमारा वर्कफोर्स का कोटा बढ़े, ताकि यहाँ पे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स है वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि हाईली स्किल्ड आला तालीम याफ्ता अफराद, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? जी, इसमें एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो रेशो है पिछले साल से वो इस साल बढ़ा है। इस टाइम पे हमारे जो मैनेजेरियल पोस्ट के जो लोग हैं, जो हमारे सेल्स के लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं स्पेशली, उनका रेशो भी पिछले साल से के मुकाबले में इस साल बढ़ा है। डॉक्टर्स का रेशो भी पिछले साल के मुकाबले में स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। इस टाइम पे देखने की ज़रूरत ये है कि जो हमारे स्पेशली जो हमारे सेल्स के लोग हैं,
जो कि यहाँ की इंडस्ट्री में अपना अहम किरदार अदा कर रहे थे, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, उसकी वजह से जो बेरोज़गारी हुई है, उनकी उनकी तादाद बढ़ रही है। तकरीबन 27 से 28 हज़ार हमारे मैनेजेरियल लेवल के जो लोग हैं, वो यहाँ से बाहर इस साल अभी तक जा चुके हैं। सर्विसेज से वाबस्ता लोग ज़्यादा जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की तरफ से लोग कम जा रहे हैं और इनफरादी तौर पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप वगैरह वहाँ से वीज़े ज़्यादा मिल रहे हैं तो लोग वहाँ जा रहे हैं? देखिए, गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी एम्प्लॉयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके कैंडिडेट्स को वो जा सकते हैं, स्पेशली जो यूएई और हमारा जो कतर और बहरीन और कुवैत और ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू वो वीज़ा कैंडिडेट्स यहाँ की यूथ ले सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं गल्फ़ स्टेट्स की तरफ, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसकी तरफ हम फोकस करने की ज़रूरत है। हमें हमारे जो मेन मार्केट्स तो हमारी गल्फ़ हैं, लेकिन हमारा जो सैलरी पैटर्न जो अच्छा है वो हमारे यूरोपियन ममालिक की साइड पे ज़्यादा सैलरी पैटर्न अच्छा है। सर, तो जापान के बारे में सुना है कि वो अगले 10 साल में 35 लाख वीज़ा, यानी हर साल तकरीबन 3.5 लाख वीज़े जारी कर रहा है उसने, और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहा है कि यहाँ से पाकिस्तान से भी लोग मांगें, तो उस सिलसिले में हमने मौके से कितना फ़ायदा उठाया है? देखिए, जापान का सेक्टर जापानीज़ गवर्नमेंट ने पिछले साल अनाउंस किया था, क्योंकि वहाँ पे यूथ की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी कि हमें 30 लाख से 35 लाख वर्कफोर्स अगले 10 साल में हमें चाहिए मुख्तलिफ ममालिक से। और उन्होंने जिसके अंदर 14 से 15 कैटेगरीज़ अनाउंस की, और उन कैटेगरीज़ के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें जो भी हमारे मुल्क के अंदर आना चाहता है वो हमारी बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज सीखे, और हमारे नॉर्म्स और हमारे एथिक्स, जिस तरह हम बिहेव करते हैं, क्योंकि जापान जो है ऑनेस्टी के लिहाज से दुनिया में मानी हुई कौम है, और वो कहते हैं कि हमारी बेसिक लैंग्वेज सीखें, बेसिक लैंग्वेज के साथ हम जिस तरह सोसाइटी में हम अपना किरदार अदा करते हैं, हमारी वो चीज़ें सीखें, और अपनी उस ट्रेड के अंदर आप सर्टिफाइड होके हमारे मुल्क में आ सकते हैं। अब पिछले साल अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ की तरफ वो फोकस किया था, लेकिन उसके अंदर ये है कि हमने प्रॉपर्ली उस चीज़ को टेकअप नहीं किया। हमारे जो कंसर्न अदारे हैं उन्होंने स्टार्टिंग में तकरीबन 18 से 20 ओवरसीज़ प्रमोटर्स को उनकी खुद से सिलेक्शन की। उसमें हमने फिर रिक्वेस्ट यही की कि हमारी एसोसिएशन ने कि हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए और हमें बताया जाए कि ये सिलेक्शंस वगैरह जो है ये किस तरह हुई है। तो डेफ़िनेटली अब उसको टाइम लग गया, और अब जो है हमारे जो डिपार्टमेंटल अदारे हैं जो उन्होंने अब हमसे कांटेक्ट करके उसके अंदर जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी नरमी लेके हैं, जो कि आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स को कुछ बेहतर तादाद के अंदर वो ऑन बोर्ड लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें ऑलमोस्ट 1 साल ज़ाया कर चुके हैं। हम जिन कंट्रीज़ ने इसको उसी टाइम पे टेकअप किया था वो काफ़ी तादाद में, जैसे कि हमारा इंडिया है उसने काफ़ी तादाद में जापान के अंदर अपनी वर्कफोर्स भेज चुका है। जापान के अंदर सैलरी पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उस तरीके से टेकअप नहीं किया। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट जो है इस मामले को सीरियसली देखेगी, क्योंकि वहाँ पे सैलरी जो है तकरीबन $2000 उनकी बेसिक सैलरी है, जो कि 5.5-6 लाख रुपए तक तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया वो सैलरी है, जो कि हमारे गल्फ़ स्टेट्स की तरफ अगर एक बच्चा जाता है तो वो 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक वो ले सकता है, और वो 4 से 5 गुना ज़्यादा सैलरी जापान में ले सकता है। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा 4 से 6 महीने के लिए उसको जापानीज़ लैंग्वेज और वहाँ के नॉर्म्स वगैरह और सारी चीज़ें, उनका पूरा प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे यूथ के अंदर थोड़ी सी ये कमी भी है कि हम जो है ना फ़ौरी तौर पे जाना चाहते हैं, हम कोई चीज़ हासिल करके जाना नहीं चाहते। मैं इस टाइम पे रिक्वेस्ट जो करूँगा अपनी यूथ को ये कहूँगा कि देखें, जब जापान गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है उनकी लैंग्वेज, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। आप वहाँ पे जाके अपनी जापानीज़ लैंग्वेज की क्लासेस लें, और वो क्लासेस लेने के बाद उसका एक टेस्ट दें जो कि अंडर जापानीज़ गवर्नमेंट के है,
वो टेस्ट पास करने के बाद हमारे ओवरसीज़ प्रोमोटर्स भी हैं और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो वो उनके थ्रू आप अप्लाई करके वहाँ पे एक अच्छी सैलरी के लिए जापान के सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा सर, किन किन कैटेगरी, कोई बड़ी बड़ी कैटेगरी यानी गैर तालीमी याफ्ता अफराद या कम तालीमी याफ्ता अफराद भी जापान जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, उन्होंने स्पेशली जो हमसे मांगे हैं पूरी दुनिया से, वो आईटी के फील्ड के अंदर मांगे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने लेबर्स वगैरह और ये चीज़ मांगी है। हॉस्पिटैलिटी में उन्होंने मांगी है, उन्होंने शिपिंग में मांगी है, उन्होंने एविएशन में मांगी। मुख्तलिफ़ कैटेगरी, तकरीबन उन्होंने 14 कैटेगरीज़ दी हैं। अब हमारा एक वो बच्चा जो कि मैट्रिक इंटर पास भी है, वो भी जापान जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं या आप इंजीनियर हैं या वो, तो ही आप जा सकते हैं। तो आज जापान के अंदर लेबर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी वो लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि वो उनकी बेसिक लैंग्वेज को सीखें। जब आप उनकी बेसिक लैंग्वेज सीख लेंगे और उसके बाद वहाँ की सारी चीज़ें, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो अप करके वहाँ एक दफ़ा आप जापान चले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे 3 से 5 साल, 6 साल, 7 साल रहने के बाद आप वहाँ की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये जो यहाँ पे आता है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट जो आता है, वो यहीं से आता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जाके हमारी जो यूथ जाए वहाँ पे काम करे और वहाँ से वहाँ की टेक्नोलॉजी स्किल्स वगैरह, वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके जब वो पाकिस्तान में वापस अपने वतन आए, तो उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आके इम्प्लीमेंट करें और यहाँ पे अपना बिजनेस करें और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि बेसिक जापानी आनी ज़रूरी है, तो ये बेसिक जापानी कितने महीने में सीख सकता है कोई नौजवान? देखें, इसमें जो 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल जो है वो आप 3 महीनों में सीख सकते हैं, और अगर दूसरा लेवल भी आपने करना है तो वो आप 6 महीनों के अंदर, मैं समझता हूँ कि आप जापानीज़ लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। तो आप अगर बेसिक जो है जो उनका फर्स्ट स्टेज है, वो आप 3 महीने के अंदर अगर वो स्टेज आप कवर अप कर लेते हैं, उसको टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आप यहाँ से वहाँ जाके इजीली आप जॉब के ऊपर जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में। 6 महीने का कोर्स कर लें तो 3 महीने का कोर्स करके भी आप बाहर जा सकते हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और टेस्ट पास करना है। और अगर आप 3 महीने के बाद N4 और N5 दोनों का आप कवर कर लेते हैं 6 महीनों के अंदर, तो फिर आप वो जो आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स और जो वो लोग जो कि हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, वो अगर दोनों N4 और N5 करेंगे, और अगर आपने बेसिक जॉब पे जाना है जैसे एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी और दूसरी ट्रेड्स के अंदर जाना है, तो उसके लिए एक स्टेज काफ़ी है। सर ये बताएं, जापान जाने में अगर कोई जापानी ज़बान सीख लेता है तो फिर उसे कितना खर्चा आएगा जापान जाने में? देखिए, जापान जाने के लिए आपने अगर जापानीज़ लैंग्वेज सीख ली है तो एज़ सच मैं समझता हूँ कि कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं वो सर्विस चार्जेस हमें पे कर रही हैं। वो हमें सर्विस चार्जेस पे करेंगी, जिसके अगेंस्ट वो इधर से पाकिस्तान की जो यूथ है जो कि स्किल्ड है, जिनको जापानीज़ लैंग्वेज आती है, वो यहाँ से बाहर जा सकती है, और ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा ख़र्चा आएगा भी नहीं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेंगे और प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाएंगे, तो आपकी वहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, ना कि हमारे पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर विज़िट वीज़ों पे जाते हैं और वहाँ पे जाके एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए जग रसाई का साबित बनते हैं। तो फिर रास्ते भी बंद कर देते हैं वो दूसरों के लिए कि उनके पीछे फिर ज़ाहिर है अगर वो गैर कानूनी तौर पे लोग आएंगे तो मज़ीद पाकिस्तानी के लिए वो वीज़े जारी नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है कि जब हमारे पाकिस्तानी को भी रास्ता चाहिए, और वो रास्ता तभी मिल सकता है कि जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी मिनिस्ट्री जो है हमारे साथ खड़ी हो के बाहर के लिए मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ के MOU साइन करे, और ये देखा जाए कि अगर हमारे वर्क फोर्स का प्रमोटर्स के थ्रू वर्क फोर्स कम जा रही है और डायरेक्ट वर्क फोर्स ज़्यादा जा रही है, तो ये प्रमोटर्स के थ्रू क्यों कम जा रही है, और हमें ऑन बोर्ड लेके मुख्तलिफ़ सिफारिशात पे काम करने की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्क फोर्स को ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगी, तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट भी होगी,
और आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले एक हमारे सेक्रेटरी साहब ज़ीशान खानज़ादा साहब ने सेनेट के अंदर भी, और ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हुई कि हमारे जो पाकिस्तानी है विज़िट वीज़ों पे जाके भीख मांगते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर वो 2% 3% लोगों ने जाके वहाँ पे भीख मांगी और वो चीज़ हाईलाइट हुई और ये पूरी दुनिया में देखी गई। और उससे जो जेन्युइन विज़िट वीज़े पे जाने वाले लोग हैं, भले वो यूएई जाएँ या भले वो सऊदी अरेबिया उम्रे पे जाएँ या इराक़ के अंदर ज़ायरीन जितने भी हमारे जाते हैं, तो उन बाकी लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने। और वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ ये कहती है कि ये पाकिस्तान से आए हैं और ये यहाँ पे आके भीख मांग रहे थे, चोरी में, डकैती के अंदर और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को भी टेकअप भी करना पड़ेगा और थोड़ी सी हमें अवेयरनेस भी लोगों को देनी पड़ेगी कि यार अगर आपने बाहर जाना है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। अच्छा सर, ये यूरोपीय ममालिक में भी वर्कफोर्स की बड़ी शदीद ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जर्मनी, बरतानिया वगैरह, ये लोग भी बहुत वीज़े दे रहे हैं, तो उससे पाकिस्तानी कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? हमारी हुकूमत उस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, जर्मनी ने भी 4-4.5 लाख वर्कफोर्स मांगी है। फिर वही चीज़ आ रही है कि वहाँ वो जर्मन कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज सीखें, हमारा एनवायरनमेंट सीखें। हमारी यूथ जो है शॉर्ट टर्म्स गोल्स के चक्कर में है, वो कभी भी नहीं चाह रही कि वो वहाँ की जिस मुल्क में उन्होंने जाना है वहाँ की लैंग्वेज सीखें और लैंग्वेज सीख के वो जो है अप्लाई करें। जब जर्मन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी आप जितनी भी यूथ है जो कि हमारे मुल्क में आना चाहती है वो लैंग्वेज सीख के और हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अब मोबाइल बहुत एक्सेस बहुत आसान हो गई है और वहाँ की कंपनीज़ के साथ आप कोऑर्डिनेशन करके अपनी कैटेगरीज़ के अंदर आप जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं और वहाँ से वो वीज़ा भी इशू करके वो दे सकते हैं। इसमें हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे प्योपा की तरफ से, हमारी एसोसिएशन की तरफ से कि जर्मन गवर्नमेंट से बात की जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की जाए कि जी हम जो वर्क फोर्स पाकिस्तान से दे सकते हैं तो हम आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आप जिस स्किल्ड और हाईली स्किल्ड या प्रोफेशनल आपको वर्क फोर्स चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एज़ पर यूर टर्म्स एंड कंडीशन। क्योंकि देखने में ये आया कि अगर उस जर्मनी की वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाए तो हमारा जो एजेंट माफिया जो है वो उसको इतना सर्कुलेट कर देता है, वो ओवर चार्जिंग और ये सारी चीज़ हो जाती है जिसको जर्मन गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो वो कहते हैं कि जी जितने भी वर्क फोर्स आना चाहे वो हमारी लैंग्वेज सीखे और अपनी ट्रेड के अंदर हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के थ्रू वो अप्लाई करे, अप्लाई करके हम उसको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और हमारी इकॉनमी में आके अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ हमारे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भी यही चीज़ बोली है कि आप हमारे मुल्क में आएँ लेकिन हमारी सर्टिफिकेशन जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस क्वालिटी की वर्कफोर्स हमें चाहिए, आपका वो स्किल टेस्ट और वो सारी चीज़ आपको फुलफ़िल की हुई हो। हमारा आलम ये है कि हमारे इधर पाकिस्तान में अगर एक प्लम्बर है तो वो 1 महीने में प्लम्बर बन जाता है। वो 1 महीने में प्लम्बर बन जाता है और वो कहता है जी मैं एक प्लम्बर हूँ। जो कि यूरोप के अंदर प्लम्बिंग का सिस्टम एक अलग है, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, वहाँ की सर्टिफिकेशंस अलग हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं स्पेशली जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर जो हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को अपग्रेड करें जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। उसके बाद वो जाने का वहाँ पे जाके सोचें। अदरवाइज़ हमारी जो वर्क फोर्स जो है वो हम गल्फ़ स्टेट्स के लिए ही रह गए हैं, क्योंकि गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी अभी जो टेक्नोलॉजी जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं और जिस तरह का सऊदी अरेबिया का है 2030 का विज़न जो है, नियॉन सिटी जो है, वहाँ पे उनको जो है बहुत ही हाईली स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए। और अब हमारा हालात ये हो गए हैं कि पिछले हम 2-3 साल में देखें तो हमारी जो वर्क फोर्स जो हमारी मोस्टली एक्सपोर्ट हो रही है वो लेबर और ड्राइवर हो रही है।
हमारे अगर स्किल्ड और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं तो वो, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो मुल्क के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और ये मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो जो हमारी ओवरसीज़ हमारे जो लोग जाना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी स्किल्स को एनहांस करें। मुख्तलिफ स्किल सेंटर्स बने हुए हैं, अगर आप ट्रेंड हैं, वहाँ की सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन लें। अगर आप सर्टिफाइड हैं तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफ़िल करके यूरोप की तरफ अगर आप तवज्जो दें तो वहाँ पे सैलरी जो है वो 2 से ढाई हज़ार यूरो के करीब सैलरी है, जो कि हमारी गल्फ़ स्टेट्स के अंदर सैलरीज़ कम हैं। अब जो सऊदीया भी जाने वाले हैं या यूएई भी जाने वाले हैं, अब वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेशंस उन्होंने कंपलसरी कर दिए, और ये हमारे यूथ को चाहिए कि वो हासिल करें। तो सर ये सर्टिफिकेशन कहाँ से हासिल करें? अगर कोई शख्स इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, दर्जी वगैरह है, टेक्नीशियन है, तो वो सर्टिफिकेशन कहाँ से हासिल कर सकता है यूरोपियन? देखें, सर्टिफिकेशन तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों ने, वफाकी इदारों ने भी इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं। प्रोविंस लेवल के ऊपर भी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, जो कि डिफरेंट बोर्ड्स ने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी हैं। तो ये तो हमारी यूथ को के लिए बहुत आसानी है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर बने हुए हैं। सिर्फ बात यह है कि फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि 6 से 8 महीने या 1 साल ये अगर वो अपनी स्किल्स वहाँ पे जाके सीखें और वहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल कर लें, जिससे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनको मिलेगा और सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। वो सर्टिफिकेशन उनके काम आएगी बाहर जाने के लिए। सर हुकूमत इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करे कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करे या बिज़नेस टू बिज़नेस मुआहदे करवाए जर्मनी से, यूरोप, बरतानिया से? देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट से और अब अपने वफाकी इदारों से कि जब भी G2G एग्रीमेंट हो बाहर के ममालिक के साथ, स्पेशली जो हमारी जो नई मार्केट्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट हो, तो हमारी जो एसोसिएशन है प्योपा और हम लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, और ताकि जो G2G एग्रीमेंट के साथ B2B वाले जो हैं, हम जो बिज़नेस टू बिज़नेस जो हम बाहर जाके विज़िट करते हैं, बाहर की कंपनीज़ को मिलते हैं और वहाँ से जो बिज़नेस जनरेट करते हैं, जब हम भी ऑन बोर्ड होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके अपनी वर्क फोर्स की जो एक्सपोर्ट है उसको एनहांस भी कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करें। हमारी जो स्किल्स हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हमारे अदारे उसको हमें ऑन बोर्ड लेके हमारी चीज़ को और हमारे एक्सपीरियंस को भी देखेंगे, तो ये जो हमारी 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख जो वर्कफोर्स हर साल जा रही है, हम इसको 10 से 11 लाख, 12 लाख तक ले जा सकते हैं। और हम जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो लेबर लगा हुआ है कि जी हम लेबर और ड्राइवर ही दे सकते हैं या हम मेसन और शटरिंग कारपेंटर ही दे सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी हम बाहर निकलेंगे। और जो यूथ हमारी जो इस टाइम पे जो हमारे हाईली स्किल्ड या प्रोफेशनल लोग गए हैं पाकिस्तान से बाहर, मैं समझता हूँ कि टीचर्स भी गए हैं, इस साल ज़्यादा गए हैं, मैनेजर्स बहुत गए हैं, सेल्समैन गए हैं, इंजीनियर्स के जो है पिछले साल के मुकाबले में इजाफा आया है। तो ये जो डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर जो लोग जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। जी, तो हर रेमिटेंस आएंगे, लोग जाएंगे तो रेमिटेंस आएगी, हमारा करंट अकाउंट का मसला हल होगा। ऑफ कोर्स, ये देखें 2022 में जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो हमारी 31 अरब डॉलर थी, और जो फिस्कल ईयर हमारा क्लोज़ हुआ था, और 2022-23 का जो फिस्कल ईयर क्लोज़ हुआ है वो हमारा 27 अरब डॉलर पे क्लोज़ हुआ है। हमारी रेमिटेंसेस में कमी देखने में आई है। अब हमें जो रेमिटेंसेस में जो कमी देखने में आई है उसको हमने कवर अप भी करना। प्रीवियस गवर्नमेंट में जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार साहब, उन्होंने 31 से 32 अरब डॉलर का एक टारगेट रखा था अगले साल के लिए, तो रेमिटेंसेस के लिए 2023 से 2024 का। तो हमारा जो 2023 का जो फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें पहले महीने के अंदर, जुलाई के अंदर, हमारी रेमिटेंसेस 2 अरब डॉलर आई थी। फिर अगस्त के अंदर हमारी जो रेमिटेंसेस हैं फिर 2.1
बिलियन डॉलर आई है। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो क्रैकडाउन किया गया है हुंडी हवाले का, और जो हमारे जो ग्रे चैनल्स के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट ने और अदारों ने जो एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी इस टाइम पे वर्कफोर्स इस टाइम पे देखें तकरीबन 7 मिलियन के करीब, हमारी तकरीबन 70 लाख के करीब हमारी ओवरसीज़ है हमारे। वर्कफोर्स इस टाइम पे भी ओवरसीज़ काम कर रही है। तो अगर हमारी 70 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर काम कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है, तो वो अब वहाँ से रेमिटेंसेस में इजाफा भी मुमकिन है। अब हमारा डॉलर के अगेंस्ट जो पाकिस्तानी रुपए है वो भी पिछले दिनों में आपने देखा है कि स्टेबल हुआ है। तो इस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हमने रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए जो इकदाम गवर्नमेंट ने करने हैं वो इकदाम फुल एंड फौरी तौर पे किए जाए, ताकि वो करके हम रेमिटेंसेस में आने वाले महीनों के अंदर इजाफा कर सकें। अच्छा सर, मैंने जैसा जापान का पूछा था, तो जर्मनी में भी अगर कोई जर्मन ज़बान का कोर्स कर लेता है उसके बाद फिर वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसमें उसका कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, हमें एक इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा कि हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो लोग मोस्टली जाते हैं वो चार्जेबल होते हैं, जो कि कंपनीज़ वगैरह चार्ज भी करती हैं, और हमें टिकट भी अरेंज करना होता है, डिफरेंट चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। जो आप जापान और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर भी जितने भी लोग हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे और अकॉर्डिंग टू उनके क्राइटेरिया, जो उनकी ट्रेड जो उनके रिक्वायर्ड हैं, वो उस ट्रेड के अंदर वो वहाँ के एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे, तो वो वहाँ से वो कोई चार्जेस उसकी नहीं है। वो आपने सिर्फ वीज़ा फ़ीस जो उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो है वो वीज़ा फ़ीस पे करनी है, या कंसल्टेंट की जो अगर सर्विस चार्जेस हैं वो पे करना है। इवन बाहर की कंपनीज़, मोस्टली कंपनीज़ जो है जॉइनिंग टिकट भी एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर यूरोप के अंदर वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करते अच्छा सर, जब जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अब लोग कम जा रहे हैं, बराह रास्त डायरेक्ट जा रहे हैं, तो एक रुझान ये भी हमने देखा है कि लोग डरते हैं किसी एजेंट से रब्ता करने में, क्योंकि फ्रॉड के इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हमारा एक अदारा है, हमारी मिनिस्ट्री है समंदर पार पाकिस्तानी की, और हमारे 8 शहरों के अंदर प्रोटेक्टरेट ऑफिसेज़ हैं। हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के तमाम ओवरसीज़ प्रमोटर्स जो हैं वहाँ पे इनलिस्ट हैं, और अगर किसी भी लड़के को बाहर जाना है तो वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकता है कि ये प्रमोटर है, हम लाइसेंस होल्डर हैं। अगर वो एजेंट के थ्रू या सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, मैसेजेस चलते हैं, या फेक एड्स जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, और मैंने देखा है कि छोटे बड़े शहरों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ लोग उस सोशल मीडिया को फॉलो करके तो वहाँ पे जॉब अप्लाई भी कर देते हैं, और वो पता चलता है कि वो अपने पैसे से भी हाथ गंवा बैठते हैं, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट को विज़िट करें। 8 शहरों के अंदर प्रोटेक्टर ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ओवरसीज़ प्रमोटर जो हैं, हम प्रॉपर्ली लाइसेंस होल्डर हैं, और हमें आप रब्ता कर सकते हैं, और हमारे बारे में आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ब्यूरो ऑफ जी, इमिग्रेशन का, बिल्कुल। जी, तो जी। वहाँ जाके यानी उस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जो रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता प्रोमोटर्स हैं, तो उनके ज़रिए जाने में फ्रॉड का खदशा नहीं है। नहीं, उसमें नहीं होता। इवन ये है कि हमारे जो न्यूज़पेपर, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स के अंदर जब हमारे एड्स भी आते हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, तो हमारी एक प्रॉपर परमिशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट से हम परमिशन लेके, और हम पाकिस्तान के जो मशहूर अखबारात हैं उसके अंदर हम देते हैं, ताकि लोग उसको अखबार को पढ़ के और हमसे रब्ता कायम करके उस दिन टेस्ट वगैरह देने के लिए आएँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान पराचा साहब। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली मुलाकातों में हम मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में फ़र्दन जान सकेंगे कि इस मुल्क जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी। नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम अदनान पराचा साहब से अगली मुलाकात में ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया।